नमस्कार। आप देख रहे हैं क्वालिटी लर्न पॉइंट। आज हम बात करेंगे एचपीटेट के अंदर जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जहां से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे साइकोलॉजी सेक्शन, उसके बाद फिर जीके और उसके बाद फिर आपके पास एसएसटी सेक्शन हम कवर करेंगे। लगभग ये अनुमान हम लगा सकते हैं कि यहाँ से लगभग 6 to 8 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपका ओवरऑल यहाँ पे खुद का सेल्फ इवेल्यूशन टेस्ट आपका हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, सडन अपीयरेंस ऑफ ए रिस्पॉन्स आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन इज नोन है। तो सडन अपीयरेंस के बाद अगर हम देखिए जो आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सटेंशन के बाद जो सडन आपके पास अपीयरेंस देखने को मिलता है वो नेक्स्ट पॉइंट हमने प्रोसेस ऑफ लर्निंग में देखा था जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। थोड़ा मैं फास्ट बताऊंगा ताकि आप इसको समय से आपके रिवीजन कर पाए। नेक्स्ट आपके पास है मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर ऑफ गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। सबसे जो आपके पास इसमें कौन से माने जाएंगे, तो तीनों गेस्टाल्ट से रिलेटेड है, तो किसी को एक को प्रेफरेंस नहीं देंगे बल्कि सभी को देंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज कंसिडर इज द फादर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड द फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन। कौन कंसिडर किए जाते हैं? जोसेफ मेयर रियास आपके पास फाउंडर ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन एंड द फादर ऑफ रिसर्च इन एजुकेशन कंसिडर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, साइकोलॉजी कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ, माफ कीजिएगा, पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक है। जो पियाजे की मोरल डेवलपमेंट है उससे ये क्वेश्चन आपके बना है। अब आप कहेंगे कि मोरल डेवलपमेंट नहीं, कोग्निटिव डेवलपमेंट तो दी ही है स्टेजेस, साथ में मोरल डेवलपमेंट भी उसने दी है। मोरल डेवलपमेंट में पियाजे ने कहा था कि आपके वो जो सेल्फ डायरेक्टेड टॉक है वो कैसी आपके, उसके लिए जो टर्म यूज़ की है उसने ईगोसेंट्रिक स्पीच के रूप में, जो बच्चे खुद से बोलते रहते हैं, इसको उसने क्या कहा? ईगोसेंट्रिक स्पीच कहा। और साथ में कहा कि इट्स नॉट यूजफुल फॉर मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर मॉरल डेवलपमेंट के रिलेटेड आपके पास उसने ये कहा था ईगोसेंट्रिक। लैंग्वेज एंड थॉट्स के रिगार्डिंग उसने ये कहा था, मॉरल डेवलपमेंट उसका अलग है। तो यहाँ से कई बार पूछने की संभावना आपके रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी अगर हम देखें तो वाइगोत्स्की की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? सोशल, कल्चर, लैंग्वेज पर उन्होंने बात की, तो जाहिर सी बात है किस पर होगा? सोशल इंटरेक्शन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइन साइकोलॉजिकल, माफ कीजिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन। किसने आपके ये डिफाइन किया था कि एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन है? ये किसने कहा है? ये प्रश्न आपके पास पूछा जाता है कि किसने आपके इसको जो है एज ए साइंस ऑफ एजुकेशन कहा है। तो ये पिल द्वारा कहा गया। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग इज रिलेटेड टू विच टाइप ऑफ थिंकिंग? इज इट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकोलॉजी इज ए, साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी इज ए सोशल साइंस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? William Wundt is a father of experimental psychology. Option C is the right answer. Next, psychology can be literally defined as the science of soul. सभी को पता है साइकोलॉजी को हम क्या कहते हैं? आत्मा का विज्ञान, मनोविज्ञान का एक आत्मा का विज्ञान है, साइंस ऑफ सोल के रूप में इसको हम जानते हैं। साइकोलॉजी कैन बी लिटरली डिफाइंड एज द साइंस ऑफ सोल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हु इज़ द साइकोलॉजिस्ट हु कंस्ट्रक्टेड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट? पहले के ऐसे कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने पहला आपके पास इंटेलिजेंस टेस्ट आपके डेवलप किया था? कंस्ट्रक्ट यानी कि बनाया था, ये अल्फ्रेड है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल राइट हो जाएगा। टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी की जब भी बात की जाती है इसका मतलब अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड की आपके मेजर किया जा रहा है। तो हम कहेंगे टू स्टडी एबनॉर्मल साइकोलॉजी मीन्स टू स्टडी मेनली द नेचर ऑफ अनकॉन्शियस लेवल ऑफ माइंड। ऐसा अनकॉन्शियस माइंड जो कि अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्राइड 90% जो हम यूज ही नहीं करते, 10% कॉन्शियस है और 90% आपका अनकॉन्शियस माइंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉ ऑफ इफेक्ट वाज कॉइन्ड बाय, प्रभाव का नियम किसके द्वारा आपके दिया गया था? लॉ ऑफ इफेक्ट, प्राइमरी लॉज थॉर्नडाइक एंड सेकेंडरी लॉज। प्राइमरी लॉज में 3 टाइप ऑफ लॉज है। पहला है लॉ ऑफ रेडनेस, फिर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट और फिर हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये प्रश्न लॉ ऑफ इफेक्ट से बना है तो किसका है? थॉर्नडाइक का है। इस पर जो काम किया था B.F. स्किनर ने किया था, याद रखना। लेकिन दिया किसने? ये थॉर्नडाइक ने। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये थॉर्नडाइक होगा। सिगमंड फ्राइड इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ, क्या कहा जाता है? साइको एनालिटिक स्कूल इन साइकोलॉजी। फादर ऑफ साइको एनालिटिक स्कूल इन साइकोलॉजी इज नॉन एज सिगमंड फ्राइड, रिलेटेड टू
पर्सनैलिटी, साइको एनालिटिक थ्योरी इनके द्वारा दी गई है। ईगो सुपर ईगो जो है ये इसी का संबंधित है, व्यक्तित्व से संबंधित इन्होंने बात की थी। द कॉन्सेप्ट ऑफ रेशनलिज्म इज डेवलप्ड बाय प्लूटो। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी टेकिंग इट्स नेम फ्रॉम द जर्मन वर्ड गेस्टाल्ट विच मीन्स, यहाँ पर पूछा गया है कि गेस्टाल्ट साइकोलॉजी ने जो अपना ये नाम लिया है गेस्टाल्ट, ये जर्मन का एक वर्ड है गेस्टाल्ट। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब हिंदी में होता है संपूर्ण, और इंग्लिश में कहा जाता है एज ए वॉल। संपूर्ण मतलब कि कोई समस्या अगर है, जैसे गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट आपके इवान क्या कहेंगे, आपके पास 3 व्यक्ति थे, वर्दिमल, कोहलर, कोफा। इनसाइड थ्योरी थी, कोट, लेविन भी इसी के अंदर आते हैं। ये 4 एक्चुअल में थे गेस्टाल्ट साइकोलॉजी की जब बात की जाती है। तो इन्होंने एक समस्या दी थी, जो चिंपांजी था, सुल्तान नामक चिंपैंजी, उनके सामने समस्या रखी कि केले कैसे प्राप्त किए जाए। तो केले प्राप्त करने के लिए जो समस्या है, उसने संपूर्ण समस्या पर ध्यान दिया बजाय किसी एक अंश पर। तो उससे संबंधित आपके पास ये प्रश्न पूछा गया है कि गेस्टाल्ट जो वर्ड लिया गया है, ये समस्या के संपूर्ण पर ध्यान देने की बात की गई बजाय कि किसी अंश पर। द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, द मॉडर्न साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी वॉज डेवलप्ड बाय, ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बार बार एग्जाम में आता है। ये नेम चोमस्की की है। ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। द फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वॉज इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया, पहली जो आपके साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी इस्टेब्लिश की गई इंडिया में, कहाँ पर की गई, ये प्रश्न पूछा गया है, कलकत्ता में। अगर हम वैसे देखें तो फिर आपके लेप्चिंग है, ठीक है। अभी कलकत्ता आपके पास यहाँ पर इंडिया का पूछा गया है, तो 1970 की बात है, कलकत्ता। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाय, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ये हमें कहाँ पर देखने को मिलता है, जो हायरार्की है, मैस्लो की हायरार्की, उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपके पास हाईएस्ट नीड है किसी व्यक्ति की, जहाँ पर खुद के बारे में व्यक्ति सोचता है कि वो क्यों आया इस धरती पर, क्या काम है, क्या करना है, क्या रिलेटेड है, सारी चीज़ें, कि मैं क्यों आया हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा उद्देश्य है, उसके बारे में व्यक्ति तब सोच पाता है जब पहले की जो फर्स्ट 4 नीड कंप्लीट होती हैं। तब 5th नंबर पर हमें जो टॉप पे देखने को मिलता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपकी एक स्टेज है, इसकी पूर्ति व्यक्ति करने लग जाता है। अंतिम समय जब व्यक्ति का आने लग जाता है तो खुद के बारे में सोचना शुरू कर देता है कि वो इस धरती पर क्यों आया है, तो इस दुनिया से परे की बातें। तो ये हम एक फिलोसफर के रूप में इसको देख सकते हैं। तो अब्राहम मैस्लो ने आपकी हायरार्की आपकी क्रिएट की थी, तो अब्राहम मैस्लो इज ए राइट आंसर। द फेमस बुक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी वॉज ऑथर्ड बाय, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किसके द्वारा आपके देखने को मिलती है, ये विलियम जेम्स की बुक आपके पास है। ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अकॉर्डिंग टू डार्विन द वेरिएशन इन बिहेवियर पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन इज ड्यू टू इनहेरिटेंस। ऑप्शन बी निस्संदेह आप लगा सकते हैं, कोई इसमें दो राय है नहीं। हु इज द वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर इन इनसाइड लर्निंग, इनसाइड लर्निंग के लिए वैल्यूएबल कॉन्ट्रीब्यूटर अगर देखिए तो एक ही व्यक्ति आपके पास यहाँ पर देखने को मिल रहा है, वर्दिमल, कोहलर, कोफा। तो इसमें से कोहलर एक व्यक्ति है जिसकी अपनी एक बुक है और जिसके अंदर इसने इसकी व्याख्या की है। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी के नाम से इसकी बुक भी है, जिसके ऊपर इसने जो है इनसाइड थ्योरी के ऊपर आपके पास पूरी व्याख्या में देखने को मिलती है। हु इज़ द कॉन्ट्रीब्यूटर टू कॉग्निटिव साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी से रिलेटेड यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान से संबंधित इसमें से कौन व्यक्ति हैं, तो जीन पियाजे सभी को पता है, जीन पियाजे भी है, जेरोम ब्रूनर भी आते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में, साथ में आपके पास वाइगोत्स्की भी आते हैं। तो क्योंकि आपकी बाकी ऑप्शन में नहीं है तो हम किसको लेंगे राइट आंसर, जीन पियाजे को। अगर ऑप्शन में जीन पियाजे ना होता तो ब्रूनर होता या फिर आपके पास वाइगोत्स्की होते। ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेंट कंडीशनिंग दी किसने है, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है बी.एफ. स्किनर की थ्योरी है, क्रिया प्रसूत सिद्धांत हम इसको कहते हैं। तो बी.एफ. स्किनर की थ्योरी है ऑपरेंट कंडीशनिंग। काम किया था थॉर्नडाइक के लॉ ऑफ लर्निंग पर, लॉ ऑफ माफ कीजिएगा लॉ ऑफ इफेक्ट पर, लॉ ऑफ इफेक्ट पर इन्होंने काम किया था थॉर्नडाइक के। तो ये थ्योरी है एक्चुअल में बी.एफ. स्किनर की, आर स्पेस है, ठीक है, आर स्पेस की थ्योरी हमें देखने को मिलती है। पियाजे स्टेजेस फॉर इन्फेंसीज, पियाजे की जो स्टेजेस में इन्फेंसी जो स्टेज है इसमें से कौन सी है, शिशुअवस्था इसको कहते हैं। तो पहली जो स्टेज हमें देखने को मिलती है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, 0 से लेकर 2 ईयर की है और इसी को हम इन्फेंसी स्टेज के रूप में हम जानते हैं। तो पहली जो स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक छोटा बच्चा अपनी गति क्रियाओं, अपने सेंसेस जितने रिफ्लेक्स एक्शन है उनका एंड करता है, साथ में अपने जो बॉडी पर कंट्रोल करना सीखता है। इसके अलावा आपके पास ऑब्जेक्ट परमानेंस यहाँ पे देखने को मिलता है। बच्चा मेमोरी डेवलप करने के लिए इमिटेशन करता है, नकल करता है कि कोई व्यक्ति कोई बच्चे के सामने किसी एक शब्द का प्रयोग करता है तो बच्चा उस शब्दों को बार बार दोहराने का प्रयास करता है, इमिटेशन करता है, उसकी नकल के माध्यम से अपनी मेमोरी
डेवलप करता है। एनकोडिंग इज ए प्रोसेस ऑफ, ये एनकोडिंग ये प्रोसेस है किसका, मेमोरी का। मेमोरी में शॉर्ट टर्म मेमोरी बिल्कुल बिल्कुल 3 से 4 सेकंड की आपके देखने को मिलती है। एक इमीडिएट मेमोरी होती है, बिल्कुल इंस्टेंट खत्म हो जाती है। फिर शॉर्ट टर्म में आती है, 3-4 सेकंड या 8-10 सेकंड तक लास्ट रहता है। फिर आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी आती है, जो कि आपको बहुत सी चीज़ें लंबे समय तक आपको याद हो सकती है, ये हमें देखने को मिलता है। ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी इज रिलेटेड विद, जो ड्राइव डायरेक्शन थ्योरी है ये दी किसने थी, एक प्रश्न ये भी बनने की संभावना रहती है, हल द्वारा दी गई थी। और रिलेटेड किससे थी ये थ्योरी, मोटिवेशन से। तो ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। 16 पर्सनालिटी फैक्टर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ, जो 16 पर्सनालिटी फैक्टर थ्योरी है, 16 तरह के व्यक्तित्व के जो कारक की बात की है, किसने की थी, ये मेजरमेंट तो चलो पर्सनालिटी का है, ये तो मैंने आपको बातों बातों में बता दिया। ये थ्योरी जो दी थी ये केटल ने दी थी। यहाँ से क्वेश्चन ये 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक पूछा जाता है ये थ्योरी दी किसने, दूसरा प्रश्न पूछा था कि ये किस, इससे क्या मेजर किया जाता है। ये 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स जो दिए थे किसको मेजर करने के लिए, तो पर्सनालिटी व्यक्तित्व को जो है निर्माण करने के लिए, व्यक्तित्व निर्माण कैसे कैसे हो सकता है उसको मेजर करने के लिए, उसके मापन के लिए थ्योरी लेकर आए थे केटल। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड हेल्प टू स्टडी चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इसमें से कौन सा मेथड आपके पास हेल्प करेगा स्पेशल नीड वाले चिल्ड्रंस के लिए, केस स्टडी मेथड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी बिल्कुल आपके पास इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु क्लासिफाइड इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी, किसने इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी आपकी क्लासिफाई की थी, ये थे जुंग। जुंग इज ए राइट आंसर। तो साइकोलॉजी सेक्शन अपने इंग्लिश मीडियम में भी देखा, कुछ क्वेश्चन हिंदी मीडियम में मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले प्रश्न आपके पास, सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला किस देश में स्थापित हुई थी, तो ये आपकी जो देखने को मिलती है ये जर्मनी में देखने को मिलती है। जर्मनी में कहाँ पर, लिप्सिंग, 1879 की बात है। ये क्वेश्चन आने की संभावना मुझे लगता है कि अधिकतर रहती है ऐसे क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपके पास है, फ्राइड ने जो मन की तुलना किसने की, जो सिगमंड फ्राइड की पर्सनैलिटी से रिलेटेड थ्योरी थी, उसमें जो मन की 3 अवस्थाएं बताई है, कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस, उसमें जो मन की तुलना है किससे की थी, समुद्र में तैरते हुए बर्फ के टुकड़े से, या हिमखंड इसको कह सकते हैं हम, इससे अपने मन की तुलना की। इसने कहा कि जो ये हिमखंड या बर्फ का जो टुकड़ा है जो पानी में तैरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, ये हालांकि अभी यहाँ स्क्रीन पे आप नहीं देख सकते, लेकिन उसने जब ये व्याख्या की थी तो उसने बर्फ के टुकड़े समान कहा कि एक बर्फ का जो पानी का टुकड़ा होता है लगभग 90% वो पानी के नीचे रहता है, जिसको उसने अनकॉन्शियस माइंड के रूप में कहा। जबकि 10% क्या रहता है, कॉन्शियस माइंड आपका रहता है। तो 10% वो है जो पानी के टुकड़े को, बर्फ के अंदर जो बर्फ का टुकड़ा है पानी के अंदर जिसको देख पाते हो, वो 10% है। वो मनुष्य का बिल्कुल उस तरह का माइंड है कि उतनी चीज़ें आप कॉन्शियस माइंड में रख सकते हो स्टोर इन्फॉर्मेशन के तौर पर, बाकी आपकी जो कहाँ चली जाएगी ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियस माइंड में, जो कभी आपके प्रयोग में नहीं आती है। अगला प्रश्न अगर आप देखिए तो किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था कि चेतन मन के साथ अचेतन मन पर भी ध्यान देना चाहिए, ये किसने कहा था, ये सिगमंड फ्राइड की बात है, चेतन अचेतन वाली, यानी कि कॉन्शियस और अनकॉन्शियस पर भी, अनकॉन्शियस माइंड के साथ साथ अनकॉन्शियस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए, ये सिगमंड फ्राइड ने आपके कहा है। नेक्स्ट आपके जेबी वॉटसन ने जो है मनोविज्ञान के किस संप्रदाय को मन रहित जो मनोविज्ञान की संज्ञा दी है। तो अब जेबी वॉटसन का जब भी नाम आता है, जेबी वॉटसन इज नोन एज द फादर ऑफ बिहेवियरिज्म, तो इट्स मीन्स आपके पास इसका राइट आंसर क्या होगा, बिहेवियरिज्म, यानी कि मन रहित विज्ञान की संज्ञा किसके लिए देंगे, ये व्यवहारवाद के लिए, यानी कि बिहेवियरिज्म के लिए। तो ऑप्शन जो सी दिया है बिल्कुल व्यवहारवाद आपके सही हो जाएगा। मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय के प्रवर्तक सिगमंड फ्राइड, ये सिगमंड फ्राइड की व्यक्तित्व की जो आपकी थ्योरी थी उसमें हमें देखने को मिलती है। तो सिगमंड फ्राइड, एस फ्राइड का नाम भी इसमें लिखा था, एस फ्राइड भी लिखा जाता है, तो सिगमंड फ्राइड कह लीजिए, एस फ्राइड कह लीजिए, दोनों एक ही बात है। मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय के जो है प्रवर्तक, जैसे व्यवहारवाद की अलग है, मनोविश्लेषणवाद की अलग है, गेस्टाल्टवाद की अलग है, संरचनावाद की, ये मैंने आपको क्लास के अंदर चीज़ें कवर करवाई थी अगर आप क्लासेस में थे। अल्बर्ट बंडूरा ने जो सोशल लर्निंग थ्योरी दी है, एक तो प्रश्न डायरेक्ट यही बन जाता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया किसने है, ये अल्बर्ट बंडूरा का। इसमें कितनी अवस्थाएं बताई थी, तो 4, ठीक है, 4 आपके पास इसमें स्टेजेस आपके आगे डिफाइन की जाती हैं, वो हमने डिस्कस की थी क्लास में। अंतर्राष्ट्रीय या सूझ का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था, इनसाइट थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, ये सूझबूझ का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय सूझ द्वारा जो सीखना सिद्धांत ये किसने दिया था, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक तो है सूझबूझ का सिद्धांत, ये किसके द्वारा दिया गया है, ये भी यही नाम है।
एक इसको कहा जाता है अंतर्दृष्टि, या इंग्लिश में कहेंगे तो इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, सीधी बात यह है। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, ये आपके पास देखने को मिलती है कोहलर इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास देखने को मिलेगा क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार बुद्धि लब्धि होती है, सामान्य बुद्धि लब्धि जो कितनी बताई है अकॉर्डिंग टू टर्मन, 19 से लेकर अगर 110 के बीच में आपके पास आपका आईक्यू है तो सामान्य बुद्धि लब्धि मानी जाएगी, जबकि 70 से नीचे आपकी मन बुद्धि है, 110 से ऊपर 140 तक विशिष्ट आपके पास माने जाते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए इसका कहाँ से कहाँ तक का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में किस स्तर के शिक्षा के साधन उपलब्ध करवाने की बात कही गई है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो एक्चुअल में आया था ये प्राइमरी से रिलेटेड था, तो प्राथमिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी जो एजुकेशन से रिलेटेड है, इसमें जितनी भी बेसिक नीड्स की चीज़ें हैं जैसे ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, टेबल होना चाहिए, हवादार आपके कमरा होना चाहिए, रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए, जितनी मूलभूत आवश्यकताएं की चीज़ें उस तरह के साधन उपलब्ध करवाने की इन्होंने बात की थी। ये एनपीई जो 1986 वाला है उसके अंदर रिकमेंडेशन दी गई थी। 1990 में आपके पास ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपके पास ग्राउंड लेवल पर आपने इसके काम किया है। अगर आप नेट पर जाकर देखेंगे तो 1986 आएगा, जो कि गलत है। 1986 में रिकमेंडेशन की गई थी, ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे। मनोविज्ञान को मन का विज्ञान किसने कहा था, ये प्रश्न बहुत इजी प्रश्न, मन का विज्ञान किसने इसको कहा है, अरस्तु ने। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें मनोविज्ञान अध्ययन की जेनेटिक विधि जो है अंतर्दर्शन विधि के नाम से आपकी ये जानी जाती है, या फिर उपरोक्त सभी, या विकासात्मक विधि, या आनुवंशिक विधि, क्या आप इसमें कहेंगे। तो आप मनोवैज्ञानिक जेनेटिक विधि को अन्य नाम से जाना जाता है, इसको विकासात्मक, जेनेटिक जो आपके पास जितने बदलाव होते हैं जेनेटिकल, तो इसको डेवलपमेंट से रिलेटेड विकासात्मक जो विधि के रूप में हम इसको जानते हैं। ऑप्शन जो आपके पास बी था बिल्कुल सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा मनोविज्ञान के किस संप्रदाय ने दी। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन का जो कॉन्सेप्ट है मनोविज्ञान का एक संप्रदाय है जो कि गेस्टालवाद, संरचनावाद, मनोविश्लेषणवाद या व्यवहारवाद, इसमें से किसने माना है कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो चाइल्ड सेंटर होनी चाहिए। ये मनोविश्लेषणवाद, सिगमंड फ्राइड की जो थ्योरी है, इसने आपके बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा को आपके पास दिया था कि चाइल्ड सेंटर आपके होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्याही धब्बा परीक्षण विधि के जो आपके पास प्रतिपादक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन आप देख लीजिए, तो रोशांक इंक ब्लॉक टेस्ट आपने देखा होगा, रिलेटेड टू पर्सनैलिटी है, तो ये हरमन रोशा का था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिया प्रसूत हम देख सकते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग हमने पहले ही कर लिया है, बी एफ स्किनर की है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह होता है कहाँ पर, ईद में। ये ईद ईगो सुपर ईगो सिगमंड फ्राइड की आपके पास है। ईद को हम प्लेजर प्रिंसिपल के रूप में भी जानते हैं, ईद लिबिडो भी इसी के अंदर आता है। इच्छाओं की पूर्ति यहीं पर होती है सारी ईद के अंदर। सबसे कंट्रोल करना किसके हाथ में, ईगो के हाथ में। ईगो ईद को भी कंट्रोल करेगा, सुपर ईगो को। सिगमंड फ्राइड की थ्योरी है पर्सनालिटी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूल प्रयास द्वारा अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन, ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात की गई है, किसने किया है, थॉर्नडाइक ने। बार बार गलतियां करो, गलतियों से सीखते चले जाओ, एक दिन ऐसा आ जाएंगे कि आपकी गलतियां लगभग खत्म हो जाएगी। तो ये थॉर्नडाइक ने आपके दिया था, इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के दो कारक सिद्धांत, ये ट्रू फैक्टर थ्योरी है, एक इसकी है, ये स्पीयरमैन की है। ये दो फैक्टर भी पूछे जाते हैं कि कौन कौन से हैं। एक को हम कहते हैं जनरल फैक्टर, दूसरे को कहते हैं स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये दो कारक सिद्धांत कौन कौन से, जनरल और स्पेसिफिक। एक ऑप्शन है जी एंड एस कारक सिद्धांत, तो ऑप्शन डी है आपके राइट आंसर। तो साइकोलॉजी के ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि एट द एंड आपको कम से कम एग्जाम से एक दिन दो दिन पहले ये आपके पास समय रहते हैं, आपको इसको एक बार देख लेना होता है कि लगभग ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चर्चा करते हैं एसएसटी सेक्शन, क्योंकि बड़ा रहता है। एसएसटी से ही जीके बन जाएगा मेडिकल नॉन मेडिकल वालों का, जीबीटी वालों का, तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न आप देख लीजिए, लघु संविधान किस संवैधानिक संशोधन को कहा जाता है। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 42 1976 में, इसके अंदर बहुत सी कुछ प्रावधान किए गए, जिसके अंदर हम पहली बार जो भारत की प्रस्तावना में भी आपके पास संशोधन देखते हैं, इसे हम लघु संविधान कहते हैं। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। सबसे ठंडा ग्रह बताने की आवश्यकता है क्या, वरुण। फटाफट से अगर आप चाहते तो साथ साथ आप रिप्लाई कर सकते हैं। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ था। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड, मॉन्टेग आपको पता था, जेम्सफोर्ड का पता। मॉन्टेग इंग्लैंड में भारत के राज्य सचिव, जेम्सफोर्ड आपके पास भारत के वायसरॉय के रूप में कार्यरत थे। इनके समय हमें आपके पास 1919 में ये एक आपके पास अधिनियम आता है,
इस अधिनियम के माध्यम से हम देखते हैं कि द्वितीय शासन की शुरुआत आपके की जाती है। इंपॉर्टेंट है 1990 में। इसी के समय जेम्स फोर्ड की समय हम जलियांवाला बाग हत्याकांड भी देखते हैं, ये इसी के समय ये घटना घटी थी। किस हिंदू ने दीन इलाही को स्वीकार किया था? अकबर के 9 रत्नों में से एक व्यक्ति अकबर ने जो है एक दीन इलाही धर्म आपके अपनाया, जो है चलाया था। इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू राजा ये हमें देखने को मिलता है बीरबल। अब आप सोच रहे कि बीरबल तो ऑप्शन में नहीं है, तो महेश दास बीरबल का ही बचपन का नाम है। तो अगर आपकी बीरबल ऑप्शन में नहीं होगा तो महेश दास आपने देखना, ये एक ही व्यक्ति है दोनों। बाकी का भी पता होना, जैसे आपके मान सिंह है, राजा मान सिंह सेनापति के रूप में कार्यरत थी, अकबर की ओर से आपके पास युद्ध में भाग लेते थे। टोडरमल भी इनके जो है दरबार में देखने को मिलते हैं। तानसेन इनको कंठाभरण विलास की उपाधि आपके देखने को 9 रत्नों में से एक थे। ये सारे 9 रत्नों में आते हैं, 4 तो यहीं पे आपके देखने को मिल गए। शेरशाह सूरी का मूल नाम पूछा जाता है। शेरशाह सूरी का जो मूल नाम है ये फरीद के नाम से हम जानते हैं। शेरशाह सूरी बीच में एंट्री करते हैं जब हम देखते हैं कि हुमायूं है, हुमायूं को हराने के बाद शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठते हैं। बाद में हुमायूं आपके हार जाते हैं और बाद में आपके पास वापिस शेरशाह सूरी एक बार 1540 में गद्दी पर बैठते हैं। तो ये शेरशाह सूरी का मूल नाम पूछा गया है, फरीद के नाम से इनको जाना जाता है। विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, ऐसे प्रश्न ये वन लाइनर के तौर पर लोसेंट वगैरह में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, टॉपिक वाइज दिए होते हैं बड़े अच्छे से, स्पेशली फॉर एचपीटेट के लिए। तो ये कैस्पियन जो सागर है विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील विश्व में आपके पास देखने को मिलती है, कैस्पियन सागर। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल आपके सही होगा। संवाद कौमुदी पत्रिका के लेखक कौन है? संवाद कौमुदी पत्रिका के जो प्रकाशन किया जाता है, ये प्रकाशित की गई थी, पत्रिका की प्रकाशित करने वाले कौन थे? राजा राममोहन राय। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। किसने कहा था कि नेहरू मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी है? ये महात्मा गांधी ने एक कोटेशन दी है कि नेहरू मेरे राजनीतिक उत्तराधिकारी है। करो या मरो का नारा भी इन्हीं के द्वारा दिया गया था। कुछ इनके कोटेशन आपकी पूछी जाती हैं, तो ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कई बार, ध्यान में रखना। या महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर में। ऐसे गुरु की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर को। ऐसे प्रश्न सुभाष चंद्र बोस को आपके पास किसने जो है उपाधि दी थी? ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन सुभाष चंद्र बोस कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन कई बार आने की संभावना देखने को मिलती है। अगला प्रश्न आपके पास है, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? ये यूनानी द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? भारत के आइंस्टाइन के रूप में हम किसे जानते हैं? नागार्जुन को। तो भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन आपके देखने को मिलता है। द्वितीय बौद्ध संधि किसके शासनकाल में हमें देखने को मिले? तो पहली राजगृह में हुई थी, किसके समय? अजातशत्रु के। दूसरी हुई थी वैशाली में। तो वैशाली में जो हुई थी ये किसके समय? कालाशोक के समय में। तो कालाशोक के समय में दूसरी बौद्ध संधि हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इज माफ कीजिएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। ये कला लिखा है लेकिन कालाशोक है, ठीक है। तो कालाशोक के समय हमें दूसरी बौद्ध संधि हमें देखने को मिलती है। कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हमें देखने को मिले? नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये किस काल में आपकी इसकी स्थापना देखने को मिलती है? गुप्त काल में। इंपॉर्टेंट, किसने की थी? कुमारगुप्त ने, याद रख लेना। भारत का प्रथम ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ था? ये नंद वंश के शासक है महापद्मनंद। इन्होंने नंद वंश की संस्थापना की थी, महापद्मनंद, बड़े इंपॉर्टेंट है। इनको हम जो है भारत में पहला जो है ऐतिहासिक चक्रवर्ती सम्राट होने का गौरव प्राप्त करते हुए देखते हैं कि पहला चक्रवर्ती जो सम्राट का गौरव किसे मिला था? ये महापद्मनंद। ऑप्शन बी। सांख्य दर्शन, षट दर्शन आपके पूछे जाते हैं, 6 में से एक कभी ना कोई एग्जाम में रहता है और मुख्यतः यही पूछा जाता है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये एग्जाम में बार बार आता रहता है। अशोक द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन जो डी है बिल्कुल आपकी सही हो जाएगा। चीनी यात्री फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चीनी यात्री की अगर हम बात करें, फायान जो एक यात्री देखने को मिलता है, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य यानी कि जिनको चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से हम जानते हैं, इनके शासनकाल में ये आपके पास भारत आता है। लाख बख्श इसमें से किसे कहा जाता है? ऑप्शन आप देखें। लाख बख्श की अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी उदार व्यक्ति था, इसके कारण इसको लाख बख्श भी कहा गया। हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मृत्यु है घोड़े से गिरकर होती है। तो चौगान जो खेल है घोड़े के ऊपर से खेला जाता है, तो घोड़े पर बैठकर जो है इसको गिर गया था चलते चलते, तो वैसे में इसकी मृत्यु का कारण बना। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु घोड़े से गिरकर हुई थी? ये कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया था।
जो कि बाद में जो पूर्ण नहीं करवा पाया, बाद में जो इसके दामाद रहते हैं उसके द्वारा इसको पूरा किया गया। साथ में 2.5 दिन का झोपड़ा भी इसी ने बनाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की अगर हम बात करें तो कौन देखने को मिलते हैं? अब स्वतंत्र कब हुआ है भारत? 1947। उस समय लास्ट वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। और इन्हीं को भारत का, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। अगर प्रथम भारतीय पूछा जाता सी गोपालाचारी, फिर आप कहते। तो अभी जो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। सबसे पुराना वेद, 4 वेद है, चारों वेदों में सबसे पुराना किसे माना जाता है? ऋग्वेद को। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघीय संविधान समिति या संघ समिति, ये दो अलग अलग समितियां थी। दोनों के अध्यक्ष कौन माने जाते हैं? जवाहरलाल नेहरू। जबकि हम देखते हैं ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर। साथ में अगर हम वल्लभ भाई पटेल की हम बात करें तो ये अध्यक्ष थे आपके प्रांतीय संविधान समिति के, स्टेट कमेटी के अध्यक्ष आपके माने जाते हैं क्या? ये थे एक्चुअल में। रोहतांग विद्युत परियोजना कौन से जिले से? ये जीके वाले 30 क्वेश्चन आपको मैं इसको कवर करवा रहा हूँ, फिर अब SST पर इसके बाद चलेंगे। ठीक है, मैंने SST बोला शायद आपको, ये जीके वाला है, इसमें HPGK कवर हो जाएगा। रोहतांग विद्युत जल परियोजना किस जिले में है? हिमाचल प्रदेश के किस जिले में आती है? तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में। गणेश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? गणेश मंदिर का निर्माण आपके पास चंबा के शासक मेरुवर्मन द्वारा करवाया गया था। इसको मारुवर्मन में लिखा जाता है कई जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही व्यक्ति की बात की जा रही है। वर्मन अगर शब्द की बात करें तो आदित्य वर्मन ने जो इस वर्मन शब्द का पहली बार प्रयोग किया, इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें तो आपके पास रियासत की स्थापना ये मेरुवर्मन ने की थी। रियासत की स्थापना चंबा रियासत। अगर चंबा शहर की बात की जाए, राजधानी भी आपके पास चंबा शहर बनाई थी, और चंबा की शहर की स्थापना किसको जाती है? तो ये साहिल वर्मन को, चंबा के शासक साहिल वर्मन को। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट कुछ चंबा से। सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला जिला हिमाचल प्रदेश में कौन सा है? लाहौल स्पीति। एरिया वाइज बड़ा है, वैसे छोटा है जनसंख्या के हिसाब से। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? हिमाचल प्रदेश के सबसे ऊंचे दर्रे में प्रांगला दर्रा आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, आपके पास कौन सी नदी का उद्गम स्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो अगर हम देखें तो सतलुज आपके पास हिमाचल प्रदेश के शिपकिला में, शिपकिला में प्रवेश करती हैं, तो किन्नौर में आपके आता है ये। तो जाहिर सी बात है अगर वहाँ प्रवेश करती है तो सतलुज नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश में नहीं है। बाकी सभी चिनाव, रावी, सियास ये हिमाचल प्रदेश से आपके स्टार्ट होती है। चीनी यात्री हेनसियांग किस झील को लोहित्य का नाम दिया? लोहित्य सरोवर के नाम से जो किस झील को जो है हेनसियांग ने आपके पास संबोधित किया था? चंद्रताल। ये चंद्रताल, सूरजताल ये कांगड़ा में आते हैं सारे। ठीक है, इसको देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जितनी भी झीलें हैं, झीलों से रिलेटेड एक मैंने वीडियो अलग से बनाई है, प्लेलिस्ट में जाना। हिमाचल प्रदेश की जितनी झीलें ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगी। अगला प्रश्न आपके पास प्रश्न देखने को मिल रहा है, कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है? लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला दर्रा इसमें से कौन सा है? कुंजुम दर्रा। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही है। सांस दर्रे की अगर मैं बात करूँ तो सांस दर्रा आता है कहाँ पर? चंबा में, इंपॉर्टेंट। रोहतांग दर्रा कहाँ पर आता है? रोहतांग दर्रा कुल्लू में आता है। टापरी गर्म पानी का चश्मा किस जिले में है? टापरी गर्म पानी का चश्मा हमें किस जिले में देखने को मिलता है? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में टापरी गर्म पानी का चश्मा है। अगला प्रश्न अगर आप देखें, नरसिंह टिब्बा किस जिले में स्थित है? नरसिंह टिब्बा हमें जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में आपके देखने को मिलता है। तो ये 30 क्वेश्चन हमने जीके सेक्शन अभी देखा। अब हम देखेंगे 100 क्वेश्चन SST सेक्शन से। 60 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 100 हम देख लेंगे, जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 आपके रहेंगे। पहला क्वेश्चन, वैदिक नाम अस्किनी किस नदी से जुड़ा है? तो यानी कि आपके पास किस नदी को हम जो है अस्किनी के नाम से जानते हैं, यानी किस नदी का अस्किनी जो है वैदिक नाम आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन आपके पास यहाँ पर दिए गए हैं, थोड़ा सा अगर आप फास्ट अप्लाई करेंगे तो बेहतर है। चिनाब आपके पास इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, विधवा विवाह के पक्ष में कानून किस वर्ष पारित किया गया? 1856। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने कहा की? पहला प्रश्न तो आपका यही निकल कर आ गया, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की है? आत्माराम पांडुरंग और नरादे 2 व्यक्ति थे। दूसरा आपके पास ये कब हुई थी? 1867 में। कहाँ पर हुई थी? तो ऑप्शन आपके राइट मुंबई होगा। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, तो ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय इनमें से कहाँ पर है? ऑप्शन आपके दिए गए हैं, कोलकाता, मुंबई, अहमदाबाद। तो राइट आंसर आपके पास दिल्ली, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चमगादड़ किस वर्ग में आता है? क्या ये पक्षी है, स्तनधारी है, मत्स्य है, या इनमें से कोई नहीं? चमगादड़ को हम क्या कहते हैं? ये आपके पास स्तनधारी, ऑप्शन बी सी राइट आंसर। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर है? जहांगीर का मकबरा की अगर हम बात करिए तो भारत में नहीं है, तो भारत से बाहर है। कहाँ पर देखने को मिलता है जहांगीर का मकबरा? आपके पास लाहौर, ऑप्शन फर्स्ट इजी राइट आंसर। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट आपके पास किसने समाप्त किया? ये लॉर्ड रिपन द्वारा समाप्त किया गया था। जबकि लागू करने की बात आती है, लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त किया। लागू करने की बात लॉर्ड लिटन की आती है 1878। अगर ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बना तब भी आ जाएगा। ब्लैक पेगोडा के नाम से हम किसे जानते हैं? कोणार्क सूर्य मंदिर ब्लैक पेगोडा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन सी। सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी की सजा दी थी? सिखों के पांचवें गुरु कौन रहे? गुरु अर्जुन देव। इन्हें फांसी की सजा दी गई थी जहांगीर द्वारा। रीजन क्या था? जहांगीर के पुत्र थे खुसरो, उन्होंने जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और उस विद्रोह में आपके पास सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव ने सहयोग किया, जिसके कारण आपके पास इनको फांसी की सजा दी जाती है। जबकि जहांगीर ने आपके अपने पुत्र की आंखें निकाल दी थी। जैन धर्म को 24 तीर्थकर आपके कौन देखने को मिलते हैं? जैन धर्म में कुल तीर्थकर भी कितने हुए? टोटल 24 ही रहे, और 24 नंबर के जो अंतिम हमें देखने को मिलती है ये स्वामी महावीर है। इनसे प्रश्न इनके जन्म स्थान से, इनकी पत्नी से, इनके जो है किस वर्ष में गृह त्याग किया, पहले इनके अनुयायी कौन रहे, ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। तो इसको गो थ्रू करके जाना है अपने एग्जाम के लिए। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, बहुत बार प्रश्न आता रहता है। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में है? टोटल वेद कितने हैं? 4, जिसमें से एक वेद ऐसा है जो गद्य और पद्य दोनों में है। ये हमें देखने को मिलता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में एक है शुक्ल यजुर्वेद, दूसरा है आपके पास कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद किस में है? गद्य में है। शुक्ल यजुर्वेद किस में है? पद्य में है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो कि आपके पास गद्य और पद्य दोनों में है? ये यजुर्वेद है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की? कैबिनेट मिशन के जो अध्यक्ष थे ये हमें देखने को मिलते हैं आपके पास पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। कैबिनेट मिशन भारत आता है 1946। इस कैबिनेट मिशन के रिकमेंडर पर हम क्या देखते हैं कि भारत में जो संविधान सभा का गठन किया जाता है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये इसी ने रिकमेंडेशन दी थी कैबिनेट मिशन ने। कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन पर ही हमें ये समझ में आता है कि कैसे संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया। ये कैबिनेट मिशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी। पहला गोलमेज सम्मेलन आपके पास कहाँ पर हुआ था? फर्स्ट राउंडमेज कॉन्फ्रेंस आपसे पूछी गई है। ये 1928 में जो साइमन कमीशन भारत पहुंचता है, बम्बई में आया था। इसका विरोध प्रदर्शन आपके शुरू हो गया था। 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की, और 1930 में हम क्या देखते हैं कि पहला राउंडमेज कॉन्फ्रेंस होता है इस रिपोर्ट पर समीक्षा करने के लिए, जिसमें भारत के अलग अलग जो है जितनी भी पार्टी है उनके जो प्रतिनिधित्व को बुलाया गया था। लेकिन कांग्रेस ने इसमें जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन आपके चल रहा था। जो पहले ये मीटिंग होती है कहाँ पर होती है? लंदन में होती है, यूके, ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। महमूद गजनवी ने किस मंदिर को लूटा था? महमूद गजनवी ने इनमें से किस मंदिर को लूटा था? ब्रिजेश्वरी मंदिर को। अब आपसे ये आपको रहेगा कि ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत की जो है जो पुस्तकें कौन लेकर गया था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। कूनो नेशनल पार्क कौन से राज्य में अवस्थित है? प्रश्न आपके पास दिया गया है कि कूनो नेशनल पार्क इनमें से किस राज्य में है? ये कान्हा नेशनल पार्क होगा, कूनो नहीं होगा, कान्हा नेशनल पार्क होगा। ये मध्य प्रदेश में आपके देखने को मिलता है, ऑप्शन बी। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? पर्वत श्रेणियों की बात की गई है तो पर्वत श्रेणियों में सबसे प्राचीन हमें अरावली पर्वत श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं। ये प्राचीनतम आपके पास आती हैं, तो उस करके इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, और निस्संदेह आप सभी को पता होगा कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील हमें सुपीरियर झील देखने को मिलती है, जो कि आपके पास ऑप्शन फर्स्ट में है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आप सभी को पता है, दो एशिया महाद्वीप, ग्रीनलैंड, ऑस्ट्रेलिया, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा विश्व का अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व में सबसे छोटा महाद्वीप है।
49 पैरेलल लाइन आपके पास किन दो देशों के मध्य देखने को मिलती है? 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के मध्य है? यूएसए एंड कनाडा। इंपॉर्टेंट। आपने बताना उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया के मध्य कौन सी पैरेलल लाइन है? ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे आप। झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों के नगर के रूप में आपके जाना जाता है श्रीनगर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपके कब मनाया जाता है? नेशनल साइंस डे कब आपके सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी। इस वर्ष नेशनल साइंस डे की क्या थीम थी? आपके लिए प्रश्न है। 7 में इस बार आपके पास महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस की क्या थीम थी? ये भी आपके लिए प्रश्न रहेगा। दोनों की थीम आपको पता होनी चाहिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई थी? आप में से अधिकतर कहना चाहेंगे कि 1935 में, जो कि 1935 में आएगा आरबीआई। हमने आपसे पूछा है एसबीआई, तो एसबीआई की स्थापना का आपने बताना है। एसबीआई की स्थापना 1955 में देखने को मिलती है, तो ऑप्शन आपके पास हो जाएगा फर्स्ट, बिल्कुल सही। भारत के शास्त्रीय जो लोक नृत्य है उनमें से प्रश्न आपके पूछा जाता है। एक उसमें से कथकली भी आता है, तो कथकली किस राज्य से संबंधित प्रसिद्ध नृत्य? केरल। जजिया कर मुस्लिम साम्राज्य के दौरान किस पर लगाया जाता था? जिजिया कर आपके पास गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था। जितने भी आपके पास मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य कोई भी आपके पास धर्म से संबंधित व्यक्ति थे, सभी को जजिया कर देना होता था। स्टार्टिंग में ही आपके पास ब्राह्मणों पर नहीं था, लेकिन औरंगजेब के समय इसको ब्राह्मणों पर भी आपके थोपा गया था। तो जजिया कर गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाने वाला एक धार्मिक कर था। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। किसके शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्णयुग कहा जाता है? अगर वास्तुकला का स्वर्णयुग पूछा जाए तो फिर आपके पास शाहजहां होगा, लेकिन आपकी चित्रकला का पूछा गया है तो चित्रकला की अगर हम बात करें तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्णयुग आपके पास माना जाता है। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? अष्टाध्यायी जो आपके पास एक संस्कृत व्याकरण हमें देखने को मिलता है, ये संस्कृत व्याकरण पहला है। इसके अंतर्गत आपसे प्रश्न पूछा गया कि इसके रचयिता कौन है, तो पाणिनि को इसका रचयिता आपके माना जाता है। अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? उस व्यक्ति का नाम वो किस नाम से किया एक्चुअल में, ये पूछा गया है। तो अकबर के शासनकाल में महाभारत का फारसी जो भाषा में अनुवाद हुआ, इसको रमजनामा के नाम से आपके जाना जाता है। रमजनामा, रमजाना क्या है? रमजनामा आपके पास महाभारत का फारसी में अनुवाद देखने को मिलता है, जो कि अकबर के समय आपके करवाया गया था। सिखों के किस गुरु की जो है चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? तो ऐसे सिख के कौन से गुरु रहे हैं जिनकी चेचक के कारण मृत्यु हुई थी? ये जो हमें देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलते हैं गुरु हरकृष्ण, जो कि ऐसे गुरु रहे जिनकी चेचक के कारण मृत्यु हो गई थी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा देखने को मिलता है? तो महाकाव्य में अगर हम देखें तो महाभारत और रामायण। संस्कृत के महाकाव्य आपके देखने को मिलते हैं, तो महाभारत आपके विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? गौतम बुद्ध की अगर हम बात करें तो गौतम बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में आपके कौशल देखने को मिलते हैं, लेकिन सबसे प्रथम की बात की गई है तो प्रथम आपके सारनाथ इम्पोर्टेंट रहेगा। साइमन कमीशन का विरोध का नेतृत्व करते हुए किसकी लाठीचार्ज से मृत्यु हो जाती है? तो साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है, 28 में यह भारत पहुंचता है। भारत आया तो लाहौर में आपके पास नेतृत्व कर रही थी लाला लाजपत राय। जब विद्रोह को कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने लाठीचार्ज किया तो एक लाठी इनके सर पर पड़ती है, जो कि बाद में इनकी मृत्यु का कारण बनी। एकमात्र गवर्नर जनरल जिस पर इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन में महाभियोग चलाया गया, तो एकमात्र गवर्नर जनरल आपके कौन से देखने को मिलते हैं? ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल भी रहे। इनके समय में 1773 का रेगुलेटरी एक्ट देखने को मिला। क्लू मैंने दे दिया है, तो जाहिर सी बात है आपका रिप्लाई वाराणसी होना चाहिए। अगले प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न आपके पास क्या है? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आपके कब पारित किया गया? इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, इंडियन हाई कोर्ट आपके जो देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है 1862। इस इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि भारत में 3 उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु कौन सी देखने को मिलती है? तो आर्यों द्वारा किस धातु की खोज की गई थी? आयरन, यानी कि लोहा। अगला प्रश्न आपके पास देखने को मिलेगा, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर को आपके पास पहले भारतीय हैं जिन्होंने आपके पास नोबेल पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद या माध्यमिक दर्शन के प्रवर्तक आपके पास नागार्जुन माने जाते हैं। ऑप्शन जो बी था बिल्कुल आपके पास ये सही हो जाएगा।
मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ की अगर हम बात करें तो इसे किस नाम से हम जानते हैं? मोहनजोदड़ो जो शाब्दिक अर्थ क्या निकलता है? मृतकों का टीला। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। स्वास्तिक चिन्ह किस सभ्यता की देन है? अगर हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता, तो हड़प्पा सभ्यता में जब हम धार्मिक की बात करते हैं तो धर्म के आधार पर हम देखते हैं स्वास्तिक जो आपके पास चिन्ह है इसकी उत्पत्ति हमें हड़प्पा सभ्यता के समय से देखने को मिलती है। तो स्वास्तिक किस सभ्यता की देन है? स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन देखने को मिलती है। ये एक आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, जिसको आपके पास कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपके पास किस उपनिषद से लिया गया है? उपनिषद की कुल संख्या 108। अगर उपनिषद में हम देखें तो किस उपनिषद का भाग है? तो आपके पास सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद का भाग देखने को मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी फसल रवि की फसल है? 3 तरह की फसलें देखने को मिलती हैं। रवि की आपके देखने को मिलती है, दूसरी आपकी खरीफ की देखने को मिलती है और तीसरी जायद की। तो इसमें से रवि की फसल पूछी गई है तो सरसों रवि की फसल है। बाकी ये आपके पास खरीफ की फसल में चावल, मक्का, मूंगी खरीफ की फसल के प्रकार है। संसदीय सरकार में मंत्रियों के विभागों का वितरण कौन करता है? तो संसद में हम देखते हैं कि संसद का जो संसदीय सरकार जब आपकी गठित की जाती है उसका जो प्रमुख कौन कहलाता है? प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री के पास जो विभागों का वितरण करने का अधिकार रहता है। तो ऑप्शन बी आपके पास बिल्कुल सही हो जाएगा। बुद्ध चरित्र किसकी रचना है? बुद्ध चरित्र की रचना किसने की थी? तो आपके पास अशोक घोष द्वारा बुद्ध चरित्र की रचना की गई है। अगला प्रश्न, कबूलियत या पट्टा प्रथा किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये हमें शेरशाह सूरी के समय हमें देखने को मिलती है। तो शेरशाह सूरी के समय कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत आपके देखने को मिलती है। ऑप्शन जो सी था बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद घोरी के बीच लड़ा गया। ये प्रथम और द्वितीय इन्हीं के बीच में दोनों लड़े गए। प्रथम की बात की गई कब ये लड़ा गया था? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध आपके लड़ा जाता है पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद घोरी। दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी तो ये आपके पास इल्तुतमिश शाह के पास देखने को मिलता है। इसने बगदाद के खलीफा से सुल्तान की पदवी के लिए ऑफिशियली मान्यता प्रदान की गई थी। तो पहला ऐसा सुल्तान गुलाम वंश का हमें देखने को मिलता है जो कि दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश आता है। तो उसमें पहला शासक जिसने सुल्तान की पदवी धारण की ये इल्तुतमिश था। तोता ए हिंद किसको कहा जाता है? ये एक उपाधि के तौर पर प्रयोग किया जाता है। तोता ए हिंद कहा जाता है या तूतिया ए हिंद। तो ये किसको कहा जाता है? अमीर खुसरो के संदर्भ में आपके कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। एक आपकी पॉलिसी अपनाई गई थी ब्लड एंड आयरन पॉलिसी, इसको रोह और लख्त की नीति हम कहते हैं। ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? ये आपके गुलाम वंश का शासक हमें कौन देखने को मिलता है? बलबन। इसने सिजदा और पाबोज जैसी प्रथाएं भी आपकी शुरू की थी। तो बलबन आपके पास ऑप्शन जो सी दिया है बिल्कुल आपके सही हो जाएगा। कनौज का युद्ध किस वर्ष आपके देखने को मिलता है? 1540 में। ये आपके पास हुमायूं और आपके पास जो शेरशाह सूरी है उसके मध्य देखने को मिला। इसके बाद वापस हुमायूं गद्दी पर आपके बैठते हैं, इसको आपने देख लेना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय मैं इसके साथ आपकी पहले चर्चा कर चुका हूँ, कुमारगुप्त द्वारा। उसी तरह विक्रमशिला भी कई बार पूछ लिया था। विक्रमशिला की स्थापना धर्मपाल द्वारा आपकी की गई थी। वैसे ये क्वेश्चन होना चाहिए इंक्लूड इसमें टॉप 100 के अंदर। एक बार इसको चेक कर लेंगे, अगर मिल गया तो ठीक है, अदरवाइज मैंने आपको बता दिया। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सभी को पता है, गुजरात में है, नर्मदा नदी पर आपके देखने को मिलता है। ऑप्शन डी। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? कुछ क्वेश्चन आपके पास जियो वाले टॉपिक से भी रहते हैं। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? ये शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। सबसे चमकीला भी यही है, सबसे गर्म भी यही है, ये भी याद रखना। पृथ्वी की बहन भी इसको कहा जाता है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक भी यही है। तो ऐसे प्रश्न आपके शुक्र से बनने के संभावना है। दूसरा, शुक्र ग्रह की अगर हम बात करें तो शुक्र ग्रह आपके पास पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी पर चलता है। तो इसके साथ शुक्र और अरुण दोनों पश्चिम से पूर्व की ओर आपकी परिक्रमा करते हैं सूर्य की। ऐसे भी प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न आपके लिए क्या है? वेदों की ओर लौटा नारा किसने दिया था? तो ये दयानंद सरस्वती का है। ऑप्शन जो भी है बिल्कुल आपके सही है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो प्रोसेस है, हम किस देश से इसको अडॉप्ट किया है? इसको हमने साउथ अफ्रीका से किया है, दक्षिण अफ्रीका से। तो आपको बाकी सभी का, जैसे ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, कनाडा से क्या लिया, फ्रांस से क्या लिया है, सभी का पता होना चाहिए। विद ऑप्शन इसको सॉल्व कीजिए आप सारे। भारत का पहला जीवाश्म पार्क भारत का पहला है तो महत्वपूर्ण है। और अच्छी बात यह है कि आपके पास भारत का पहला होने के साथ ये है भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल से आपको तो पता होना चाहिए भारत का प्रथम जीवाश्म फर्स्ट जो आपके पास फॉसिल पार्क हमें देखने को मिलता है
डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में आता है। सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती झील भी है वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में, ये कालाम जो औद्योगिक क्षेत्र है उसके नियर बाय आपके आता है। हल्दी घाटी का युद्ध राजा मान सिंह और महाराणा प्रताप के मध्य कब हुआ था? तो ये राजा मान सिंह अकबर की ओर से आपके लड़ रहे थे। अकबर के नवरत्नों में से एक आते हैं राजा मान सिंह, और महाराणा प्रताप के मध्य युद्ध होता है। इसको हल्दी घाटी के युद्ध से हम जानते हैं। ये कब देखने को मिलता है? 1576। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हुई थी? मुगल शासक आपके पास हुमायूं ऐसा आपके पास रहा जिसकी मृत्यु उसी के पुस्तकालय लाइब्रेरी से गिरकर हो गई। तो लाइब्रेरी की सीढ़ियों से वो गिर गया। दीन पनाह उसको कहा गया था, उसकी लाइब्रेरी के। तो दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर किस मुगल शासक की मृत्यु होती है? तो ये हुमायूं के। इसके संदर्भ में एक कोटेशन आपकी बड़ी अजीबोगरीब आपकी यूज़ की जाती है कि ऐसा कौन सा शासक रहा दिल्ली सल्तनत का कि जो लुढ़कते लुढ़कते आया, लुढ़कते लुढ़कते चला गया। अब लुढ़कते लुढ़कते आया, ये क्यों आपकी कार आता है, लेकिन जाने का तो कह सकते हैं कि चलो सीढ़ियों से गिरकर लुढ़कते लुढ़कते चला गया। तो ये मुगल शासक हमें हुमायूं देखने को मिलता है। दिल्ली में इसका मकबरा है, इंपॉर्टेंट। संवाद कौमुदी हम पहले देख चुके हैं, राजा राममोहन राय। ईदाकुंड बांध किस नदी पर बना है? बहुत बार पीरियड क्वेश्चन है, आता रहता है। महानदी पर यह बना है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रजत क्रांति किससे संबंधित है? रजत क्रांति की अगर हम बात करें तो ये किससे संबंधित आपकी मानी जाती है? अंडा उत्पादन। ऑप्शन बी। दूध उत्पादन से सभी को पता है, व्हाइट रिवोल्यूशन आपके आता है। ड्यूमा किस देश की संसद का नाम है? बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, रूस। वैसे ही डाइट भी पूछा जाता है, जापान वाला है, तो दोनों याद रखना। डाइट है आपके जापान की, जबकि ड्यूमा है रूस की। भारत की सबसे पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853। डेट भी याद रख लेना, अगर आपकी डेट भी पूछी जाए तो समस्या हो सकती है। डलहौजी के समय चली। 34 किलोमीटर का रन था। बम्बे टू ठाणे आपकी देखने को मिलती है, इंपॉर्टेंट है सारे फैक्ट। कुफरी जीवन कुफरी जो होती है फसलों के कुछ प्रकार, तो क्योंकि आलू अनुसंधान केंद्र ही शिमला में है, शिमला की कुफरी एक जगह है, वहाँ पर आपके देखने को मिलता है। तो आलू की खेती के लिए किसमें देखने को मिलती है? मेरियाना गर्त, ये गहरी खाई। जो मेरियाना जो ट्रेच है, ये सबसे ज़्यादा जो आपके पास गहरी है, किस महासागर में आपके पास ये सबसे गहरी जगह आपकी देखने को मिलती है? ये गर्त देखने को मिलता है प्रशांत महासागर में। फतेहपुर सिकरी नामक नगर की स्थापना, फतेहपुर सिकरी जब आप जाओ, बुलंद दरवाजा भी यहीं पर देखने को मिलता है, जो सबसे बड़ा है दरवाजों में। ये अकबर ने इसकी स्थापना की थी, फतेहपुर सिकरी। यहाँ पर एक दरगाह भी है, चिश्ती की दरगाह। हुमायूंनामा किसकी रचना है? हुमायूंनामा की अगर हम बात करें तो गुलबंद बेगम की रचना आपके देखने को मिलती है। हुमायूं के ऊपर इसमें जो आपके पास उसके जीवन की संबंधी घटनाओं का वर्णन। आग का आविष्कार आपके पास किस काल में हुआ था? प्रश्न ध्यान से समझना। मैंने कहा आग का आविष्कार कब हुआ था, अब प्रश्न आपको दिखाई दे रहा है आग का प्रयोग किस काल में हुआ। अगर आग का आविष्कार पूछा जाता तो राइट आंसर होता पूरा पाषाण। अब पूछा गया आग का आविष्कार, आग का प्रयोग किस काल में हुआ, तो नवपाषाण काल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्नों को ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। किस चीन यात्री ने चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर, ये हेनसियांग ने कहा था। तो ऑप्शन जो सी है ये वाला, ठीक है। अर्थशास्त्र किसकी रचना आपके देखने को मिलती है? अर्थशास्त्र रचना है कौटिल्य की। कौटिल्य का ही अन्य नाम है चाणक्य, और विष्णुगुप्त के नाम से इसको जानते हैं। तो इस संदर्भ में ऑप्शन डी के साथ आप जा सकते हैं। युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास, ये युद्ध अभ्यास एक मिलिट्री ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास उसको हम कहते हैं। ये सैन्य अभ्यास जो है किन दो देशों के मध्य आपके आयोजित किया जाता है? सैन्य अभ्यास से प्रश्न आते रहते हैं। तो ये आपके पास इंडिया और यूएसए के मध्य मिलिट्री एक्सरसाइज हमें देखने को मिलती है, जिसको युद्ध अभ्यास के नाम से हम जानते हैं। भारत में कौन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का संस्थापक नहीं है? इसका मतलब क्या है? तो 3 इसमें संस्थापक सदस्य हैं, एक इसमें संस्थापक सदस्य नहीं था। तो पहले हम अगर देखें तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। इसमें नवाब मोहिउद्दीन उल मुल्क हमें देखने को मिलते हैं, आगा खां और साबके नवाब सलीमुल्लाह खां, ये तीनों थे। तो कौन इसमें आपके पास नहीं था, नहीं पूछा गया है, तो आपके पास मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद इज ए राइट आंसर। ये इसमें आपके पास नहीं होंगे। निम्नलिखित में से कौन मुंडा विद्रोह का नेता था? ये कुछ किसान विद्रोह आपसे पूछे जाते हैं, किसान विद्रोह जो हुए थे, इसमें मुंडा विद्रोह भी एक है, क्योंकि ये बिरसा मुंडा व्यक्ति थे, इसी के नाम पर मुंडा विद्रोह इसको नाम दिया गया। तो इसका जो प्रमुख नेता था ये बिरसा मुंडा था। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? जब ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत होता है। क्लू मिल गया आपको,
ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत कब हुआ? 1858 में भारत शासन अधिनियम आया। इस अधिनियम के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो जाता है और इसी अंत के साथ हम देखते हैं कि इंग्लैंड में भारत के लिए एक नया पद आपके सृजित होता है, जिसको क्या कहा जाता है? भारत का राज्य सचिव। इस भारत के राज्य सचिव पद के साथ ही आपके पास अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन परों की नीति को अपनाया था, जिसके अंतर्गत भारत में आपके पास गवर्नर जनरल का पदनाम खत्म करके भारत के वस्त्र उनको पदनाम दिया, जो सीधे आपके पास किसके द्वारा रेगुलेट हो गए? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सम्राट द्वारा उसको रेगुलेट किया जाएगा। 1858 इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलेंगे। नेक्स्ट आपके पास है मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में जो है अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? तो सूरत में सबसे पहले आपके पास फैक्ट्री आपके लगी थी अंग्रेजों की। तो ऑप्शन आपके पास बी जो है निस्संदेह आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन बनी थी? ये यहाँ पे भारत की प्रथम महिला शासिका की जगह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका भी लिखा हो सकता है, तो दोनों का आपके पास एक ही आंसर बनेगा। आंसर क्या है? रजिया सुल्तान। ये पहली आपकी ऐसी महिला शासिका थी जिसने जो है पुरुषों की वेशभूषा धारण की थी। तो अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम शासिका जिसने पुरुषों के समान वेशभूषा धारण की थी, तो ये रजिया सुल्तान है। ये इल्तुतमिश की आपके पास पुत्री थी। इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी भी आपके देखने को मिलती है। ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। पिट्स इंडिया एक्ट आपके कब आया था? ये पिट्स इंडिया एक्ट आपके जो देखने को मिलता है 1984 में। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से हम देखते हैं कि जितने भी कंपनी के जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके राजनीतिक और जो वाणिज्यिक कार्य थे दोनों को अलग किया गया। साथ में जो जितनी ब्रिटिश अधिकारियों के अंदर जो आपके क्षेत्र था, भारत का क्षेत्र, उसको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। ये प्रशासनिक सुधार करने के उद्देश्य से भारत में पिट्स इंडिया एक्ट को आपके लाया गया था। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो अलग अलग जगह आपके सभी ने नेतृत्व किया है। अगर हम इसमें लखनऊ की बात करते हैं तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। जबकि हम रानी लक्ष्मीबाई की अगर हम बात करें तो झांसी में इसने नेतृत्व किया था। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम कई बार पूछ लिया था, मणिकर्णिका। और 1857 का जो प्रतीक चिन्ह था रोटी और कमल। पहला व्यक्ति जिसके द्वारा आपके पास पहले प्राणों की आहुति दी गई, या पहला व्यक्ति जिसकी जो है आपके पास फांसी की सजा जिसको हुई, मंगल पांडे आपके देखने को मिलता है। औपचारिक रूप से इसकी शुरुआत 10 मई को होती है। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है एग्जामिनर द्वारा। किस राइफल को चलाने से मना किया था? तो इनफील्ड राइफल। किस बटालियन से संबंध था मंगल पांडे का? 34 नेटिव इन्फेंट्री। कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। नील आंदोलन शुरू होता है कब होता है? 1959। किन दो के द्वारा किया गया था? दोनों भाई भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। अब विष्णु यहाँ पे गलत लिखा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे लिख देना। विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, इनके द्वारा बंगाल के नादिया जिला से इनका संबंध था। इनके द्वारा नील आंदोलन शुरू किया गया था। नील की खेती करने से क्या था? उससे खेती की उर्वरकता कम हो जाती थी, उपज की क्षमता कम हो जाती थी। तो एक निश्चित हिस्से पे नील की खेती करनी होती थी, उसके बदले में उतना आपके नहीं मिलता था वापस कि उसका जो भरपाई कर पाए। तो ऐसे में उसके विरोध में आपके देखने को मिलता है। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? पहला मुस्लिम आक्रमणकारी जिसने भारत पर आक्रमण किया था और कितनी बार आक्रमण किया? ये मोहम्मद बिन कासिम। 17 बार इसने भारत पर आक्रमण किए। दोनों प्रश्न बन सकते हैं कि कितने बार आक्रमण किया और पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो पूजा करते थे ये किसके रूप में? पशुपति शिव के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। इंपॉर्टेंट है। पेड़ की अगर बात की जाए तो पेड़ में पीपल के वृक्ष की पूजा ये करते थे। दोनों इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के किसने जारी किए थे? ऑप्शन अगर दिए गए, ऑप्शन में अगर हम देखें तो आपके पास कुषाण के द्वारा आपके पास सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए गए थे। अगला प्रश्न आपके पास है, त्रिपिटक धार्मिक एक ग्रंथ है। ये त्रिपिटक जो आपके पास किस धर्म से संबंधित एक धार्मिक ग्रंथ हमें देखने को मिलता है? तो ये आपके पास बौद्ध धर्म से संबंधित, जिसमें सुत्त पिटक, अभिधम पिटक और विनय पिटक हमें देखने को मिलते हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपके पास कौन से गवर्नर जनरल के समय हमें देखने को मिलता है? तो जेम्स फोर्ड के समय यह देखने को मिलता है। लेकिन इसके लिए किसको उत्तरदायी बनाया गया? तो इस ऑप्शन के हिसाब से देखें तो जनरल डायर ने आदेश दिया थी गोलियां चलाने के। तो ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो चोरा चोरी कांड किससे संबंधित है? चोरा चोरी कांड ये घटा था 1922 में। चोरा चोरी एक जगह है यूपी के अंदर, ये देखने को मिलती है, जहाँ पर जो है क्रांतिकारी जो अशोक आंदोलन के क्रांतिकारी थे, इन्होंने 22 पुलिस कर्मचारियों को अंदर जिंदा जला दिया था। ये अशोक आंदोलन से संबंधित है। इसके बाद अशोक आंदोलन को तत्काल वापस ले लिया गया था। भारतीय संगीत का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो 4 वेदों में से एक है सामवेद, जिसको भारतीय संगीत के जन्मदाता के रूप में हम जानते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन जो फर्स्ट है आपके पास बिल्कुल सही देखने को मिलेगा।
किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? मैंने आपको कहा था कि ये क्वेश्चन मैंने इंक्लूड किया है, तो लेकिन मैंने बता दिया था आपको। तो ये धर्मपाल, ऑप्शन जो थर्ड है बिल्कुल आपके पास सही हो जाएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हम कर चुके हैं, ये कपिल मुनि आपके माने जाते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? ये प्रश्न आपके एग्जाम में आता रहता है। प्रथम महावीर जो महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर हमें जैन धर्म के देखने को मिलते हैं, इनके जो प्रथम अनुयायी जो बने थे या शिष्य जो बने थे, ये जमाली आपके देखने को मिलते हैं। ये इनके दामाद भी थे, ये इनके दामाद भी रहते हैं, और प्रथम आपके पास ये अनुयायी या प्रथम शिष्य भी हमें देखने को मिलते हैं। एक चीज़ याद रखना, ये प्रथम शिष्य भी रहे और बाद में ये आगे जाकर ये प्रथम विरोधी भी आपके बनते हैं। तो जमाली आपके पास राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी। तैमूरलंग ने किस वर्ष आपके पास भारत पर आक्रमण किया था? 1398-99 के आसपास इसने आक्रमण किया था। ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आते रहे हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान में देना, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा, याद रख लेना। तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किए थे? सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं HPG के अंदर। बाणभट्ट किसकी रचना है? बाणभट्ट इसमें से किसकी रचना हमें देखने को मिलती है? बाणभट्ट जो रचना है ये हर्षवर्धन की है। हर्षवर्धन को अंतिम हिंदू शासक के रूप में भी हम जानते हैं, तो ऐसे प्रश्न पूछने की संभावना लगभग बनती है। तो किसने कौन सी रचना की है, कौन किसके दरबारी में कवि था, कौन संरक्षण प्राप्त था, सारी चीज़ें आपने देख लेना। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से एक लिपि ऐसी थी जो कि दाएं से बाईं ओर आपकी लिखी जाती थी। ये लिपि आपके पास कौन सी लिपि मानी जाती है? इसे खरोष्टी लिपि आपकी मानी जाती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? यानी कि जैन धर्म और जो बौद्ध धर्म है किस एक व्यक्ति के शासनकाल में हमें देखने को मिलते हैं? बिंबिसार। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, हर्यक वंश का शासक। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप किसके द्वारा बनाए गए थे? सांची के स्तूप को बनाने का श्रेय किसे जाता है? अशोक। तो अशोक के द्वारा सांची का स्तूप बनाया गया था, ऑप्शन जो फर्स्ट है बिल्कुल आपके सही है। किसने कहा मेरी पीठ पर नहीं होगा, ये मेरे सिर पर होगा? मेरे सिर पर किया जाने वाला प्रत्येक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूल की आखिरी तक एक कील साबित होगा। ये किसने कहा था? लाला लाजपत राय ने। आखिरी कील इस संदर्भ में कि जब आपके पास पूरा बॉक्स बंद करना हो तो लास्ट जो कील मारी जाएगी वो इसके संदर्भ में इन्होंने कहा था कि जो आखिरी कील होगी वो साबित होगा। ये मेरी सिर पर प्रत्येक लाठी जो है ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की एक आखिरी कील साबित होगा। ये लाला लाजपत राय जो थे उन्होंने कहा था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। लाख बख्श के नाम से किसे नहीं आता? ये बहुत उदार व्यक्ति थे, कुतुबुद्दीन ऐबक काफ़ी उदार व्यक्ति थे। ये आपके घोड़े से गिरकर आपकी इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ करा, अलाउद्दीन का झोपड़ा बना, गुलाम शासक आपके रहे, गुलाम वंश के रहे, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश है। खुद को इन्होंने आपके सिपाहदार कहा था, सुल्तान तक इन्होंने खुद को नहीं कहा। तो काफ़ी उदार के कारण इनको लाख बख्श के रूप में आपके जाना जाता है। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने शुरू किया था? जो मनसबदारी प्रणाली शुरू की थी ये की थी आपके पास अकबर द्वारा। सबसे ज़्यादा मनसबदार हुआ करते थे औरंगजेब के समय, और औरंगजेब ने क्या किया कि औरंगजेब ने हिंदुओं में आपके पास ब्राह्मणों के ऊपर भी जजिया कर लगा दिया। तो जिसके कारण जो है मनसबदार हिंदू सबसे अधिक औरंगजेब के समय थे। बाद में वो पतन का कारण उसके लिए रहा। तो अंतिम जब हम देखते हैं तो औरंगजेब के शासनकाल से ही पतन शुरू हो जाता है मुगल शासकों का। अगला प्रश्न आपके पास है, जजिया कर सर्वप्रथम लगाया किसने था? सर्वप्रथम जजिया कर किसने लगाया था? ये मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आते रहते हैं जजिया कर से क्वेश्चन। और ब्राह्मणों पर किसने लगाया था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। तो मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन जो सी है ये बिल्कुल आपके पास ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम जो जैन महासभा आयोजन आपके पास 2 संगतियाँ आपकी जैन की देखने को मिलती हैं। हालांकि बौद्ध धर्म के अंदर 5 संगतियाँ आपने देखने को मिलती हैं, मुख्यतः 4 आपने पढ़ी होगी, वैसे 5 हुई थी, एक कनौज में हुई है, बाद में जाकर आपके इसको पढ़ लेना। प्रथम जैन संगति की अगर हम बात करें तो प्रथम जैन संगति आपके पास पाटलिपुत्र में देखने को मिलती है। दूसरी जो जैन संगति हुई थी वो वल्लभी में हुई थी। प्रश्न पूछा गया है कि प्रथम जैन संगति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन जो सी है निस्संदेह ये आपके पास बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके पास क्या है? एनसीसी, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है। एनसीसी की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। तो एनसीसी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो ये किस वर्ष आपके पास एस्टेब्लिश किया गया था? एनसीसी, तो एनसीसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर अगर आपसे पूछा जाता है तो 1948 इज ए राइट आंसर। ये एसएसटी के 100 क्वेश्चन, इसमें हमने जियोग्राफी के कुछ एक क्वेश्चन किए। जियोग्राफी में आपसे प्रश्न पूछा जाता है अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या। पहले तो आपको पता होना चाहिए अक्षांश रेखा कौन सी है। मैं छोटा सा आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये ग्लोब है, ग्लोब के अंदर ये बीच में एक रेखा है जिसके माध्यम से पृथ्वी को 2 भागों में आपके डिवाइड किया गया है।
उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध। इसमें इस साइड को जितनी भी लाइन्स जाएंगी ये सारी अक्षांश रेखा है, जिसको हम लेटीट्यूड लाइन हम कहते हैं। दूसरी ओर इस साइड की जितनी भी लाइन्स है, इस तरह की लाइन्स, इसको हम क्या कहते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जो लाइन जा रही है इसको हम कहते हैं देशांतर रेखा या लॉन्गिट्यूड लाइन के नाम से इसको जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूड लाइन इसको कहा जाता है, देशांतर रेखा इसको कहा जाता है। इंपॉर्टेंट दोनों चीज़ें याद रखना। अब आपसे देखना कि अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या। मुझे इसमें ऐसा लग रहा है कि प्रश्न पूछा जा सकता है। अक्षांश रेखा आपके 90 डिग्री तक जाएगी, एक छोर तक, हर डिग्री पर एक लाइन है। तो 90 आपके पास उत्तरी गोलार्ध में, 90 आपके पास दक्षिणी गोलार्ध में, 90 कितना हुआ 180, और एक रेखा ये बीच में 0 डिग्री अक्षांश रेखा प्लस 1 कर दीजिए, कितना हो जाता है 181, तो 181 अक्षांश रेखा है। जबकि देशांतर रेखाओं की अगर हम बात करें तो एक गोल वस्तु कोई भी है, इधर से उधर तक जितनी आपके पास यहाँ से यहाँ तक वापस आएंगे तो 360 डिग्री का चक्कर लगाएंगे, तो हर डिग्री पर एक लाइन है, 360 आपके पास कुल देशांतर रेखा आपके देखने को मिलती है। एग्जामिनर प्रश्न इससे पूछता है। साथ में भारत का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार देख लेना, भारत के जितने जो आपके छोर है, नॉर्थ पोल को क्या कहा जाता है, साउथ पोल को क्या कहा जाता है, इस तरह के प्रश्न आपके पूछने की संभावना है। अब एग्जाम आपके आ रहा है, आप सभी के लिए बहुत बहुत तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अपनी ओर से मैंने जितने पॉसिबिलिटी थी, जितना मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रहेंगे, इसमें आराम से आप 8 से 10 क्वेश्चन लेकर चल सकते हैं कि एग्जाम में आने की संभावना है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए हेल्पफुल रही होगी वीडियो। बाकी आप मेरे साथ आगे गाइडेंस के लिए बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए क्वालिटी लर्न पॉइंट पर आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।